आपने? हाँ मैम पढ़ा है। ठीक है। तो ब्रिक की फिजिकल क्वालिटीज बताइए। मैम फिजिकल क्वालिटी में ये रहती है कि उसकी साइज, हाँ। मतलब उसका आकार, हाँ। उसकी कोर, हाँ। और वो जो डल टाइप रहता है ना, ढलाई क्या बोलते हैं उसको, हाँ मतलब जिसपे उसका मोनो। पूरा मोल्ड करते हैं। वो हाँ प्रॉपर मोल्डिंग होना करते हैं चाहिए। वो मैम। हाँ, और उसके कोने हाँ मैम उसके कोने कोने। कोने शार्प होने चाहिए। हाँ कोने चार, मतलब क्वालिटी बतानी है क्या मैम उसकी? हाँ मतलब ब्रिक को फिजिकल क्वालिटीज मतलब हम अपनी आंखों से कैसे देख करके पता लगा सकते हैं कि वो अच्छी हाँ है ना? तो मतलब आंखों हाँ से, मतलब आंखों से, और अपन ने छू करके देखा, उसके बाद तोड़ के बजा के कुछ भी नहीं करा, सिर्फ हमको दिखने से अगर कोई बोले कि आप देख करके हमारा माल ले लो, तो देख करके जो हमारी आंखों से जो हमको फिजिकल क्वालिटीज दिखती है वो क्या क्या होती है, मतलब फिजिकल मतलब वो। और फील्ड टेस्ट मतलब फील्ड के ऊपर हमने टेस्ट किया, तो टेस्ट करते तो वही 1 मीटर से ऊपर गिरा के देखा, 2 ईंट को बजा करके देखा, तो वो हाँ फील्ड हाँ टेस्ट में आ एक गए। 1.5 मीटर से। ठीक है। हाँ। हाँ और लैब टेस्ट जब मैं पूछूंगी कि लेबोरेटरी में अपन ने लैब टेस्ट में कौन से टेस्ट करे, तो जब जाकर के आपको कौन कौन से टेस्ट बताने हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और कौन सा एफ्लोरेसेंस। ठीक है, ये सारे टेस्ट काय में आएंगे, लैब टेस्ट में। 3 टेस्ट जो है। ठीक है। तो अभी मैंने पूछा फिजिकल क्वालिटीज। मैम उसका आकार, उसके नखे, और मतलब उसका साइज हो जाएगी, उसका कलर, हाँ। ब्रिक का साइज क्या होता और है? उसका स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज ये है मैम 9, मतलब 19 इंटू 19, 19 इंटू 9 इंटू 9। हाँ सही है। और हम जब मोटार बिछा देते, मतलब जो हम ब्रिक मैसोनरी में अगर एक ब्रिक को काउंट करते, तब उसका साइज क्या हो जाता है मोटार मैम वो पे करने के एक एक बाद में? सेंटीमीटर प्लस हो जाता है। हाँ, तो वो तो जो 20, 10 उन्नीस और 10। सेंटीमीटर है वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ। और जो दोनों साइड की वो जो है 9 9 सेंटीमीटर की, वो हाँ। 10 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी, क्योंकि मोटार चढ़ जाएगा उसके ऊपर। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब नरेंद्र आप बताइए। ब्रिक के फील्ड टेस्ट, मतलब फील्ड पे हम ब्रिक को कैसे टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि ब्रिक किस प्रकार की है। क्या मैम? ब्रिक के फील्ड टेस्ट बताइए। आवाज नहीं आ रही मेरी। आवाज नहीं आ रही है क्या? अभी आ रही हाँ है? मैम, कट रही थी अभी। हाँ मैम आ रही। ब्रिक के फील्ड टेस्ट। फील्ड पे जैसे मैम हम जाते हैं फील्ड पे, तो पहले ब्रेक को देखते हैं कि कठोर है कि नहीं ब्रेक, और अच्छी पक्की होनी चाहिए, और दो इंटों को आपस में लेके, हम्म। मतलब टकराने से उनमें मतलब रिंगिंग सॉन्ग आना चाहिए, मेटलिक सॉन्ग। हाँ, और? और नाखून से खुरचने पर उसमें कोई भी दरार, मतलब निशान नहीं पड़ने चाहिए। और? ने 1 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराने पर वो टूटनी नहीं चाहिए ईंट। बिल्कुल सही। और? और मैम रंग रंग कैसा होना चाहिए? लाल रंग होना चाहिए। है ना, लाल नहीं, गेरुआ या रेडिश ब्राउन, मतलब डार्क मैरून। हाँ है ना, मतलब सॉरी, डार्क ब्राउन, थोड़े से यस लालपन पे। ठीक है, उसको गेरुआ बोल दो या फिर रेडिश ब्राउन बोल दो। ठीक है। ठीक हाँ, पवन। पवन, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, मुझे बताएं कि कितने प्रकार की ब्रिक होती है, मतलब ब्रिक के प्रकार बताएं। सक्षम। यस मैडम। ब्रिक के प्रकार बताएं, टाइप्स ऑफ ब्रिक। मैडम ब्रिक 4 प्रकार की होती है।
फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक और जामा ब्रिक। हाँ, फर्स्ट क्लास ब्रिक किस प्रकार की होनी चाहिए, मतलब उनमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मैडम फर्स्ट क्लास ब्रिक अपने गेरुए रंग की और बहुत सबसे उत्तम क्वालिटी की होती है, हाँ। जिसका रंग ब्राउन कलर का होता है। और जिस उस तरह की ब्रिक को हम टकरा के देखेंगे तो उसमें साउंड, मेटेलिक साउंड आएगा। उसको 1 मीटर की ऊंचाई से गिराएंगे तो वो टूटेगी नहीं, और वो उसमें कोई अलग से कोई निशान नहीं होगा, और खराब क्वालिटी की नहीं होगी वो। मतलब एकदम स्मूथ सरफेस होगी उसकी, और एकदम प्रॉपर मेजरमेंट से बनी ही होगी वो। अच्छा, मेरे को ये बताओ, स्मूथ सरफेस रहेगी ब्रिक की तो वो फ्रिक्शन जुड़ेगा कैसे, मोटर चिपकेगा कैसे? कोई चिकनी चीज पे अपन अपना मसाला लगता है क्या? मतलब नहीं लगता इतनी मैडम। स्मूथ से, मतलब वैसी स्मूथ नहीं होगी, दरदरी ही होगी अपनी ईंट की जो सरफेस होती है। क्यों दरदरी होती है? उसकी तो ये क्वालिटी रहती है कि वो अपने मसाले से चिपक, उस पे मसाला उस पे स्टिक हो जाता है। मतलब हाँ आरसीसी को हम प्लेन करते हैं तो वो आरसीसी जैसा प्लेन दिखता है हमको। उसके बाद ब्रिक पे हम क्या हाँ, करते हैं, मोटा माल लगाते हैं, फिर बारीक माल लगाते हैं, प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग करते हैं बाद में। तो तब जा कर के वो क्या होती है, वो वेल स्मूथ बाइंड होती है। होगी। हाँ, स्मूथ ब्रिक नहीं रहती है अपनी। ब्रिक तो हमारी फ्रिक्शन जैसी रहती है, उसमें घर्षण कुछ ना कुछ होता है। तो आप फर्स्ट क्लास ब्रिक को हाँ ऐसे समझाओगे कि आपकी जो ब्रिक होगी वो किस कैसे कलर की होगी। रंग की बात करते हैं तो उसका कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन कलर का। साइज और शेप की हाँ बात करते हैं तो वो ब्रिक, सारी ब्रिक अपने स्टैंडर्ड साइज को कैरी करे हुए रहेगी। मतलब जो उसका साइज रहेगा उसी आकार की सारी ब्रिकें रहेगी। उनके कोने, हाँ एजेस उनकी कैसी होनी चाहिए, शार्प, है ना? और जब हम उसको हाँ अपने नेल्स से या नाखून से खुरच करके देखेंगे तो अपने नाखून का कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ना चाहिए। अगला, हाँ जब हम उसको 1 मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं तो वो टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है? उसके बाद वाटर हाँ एब्जॉर्प्शन की बात करें तो कम से कम अपने वजन से 10% से कम ही वो पानी एब्जॉर्ब करे। ठीक है? ये सारी चीज़ें, हाँ मतलब उसमें क्या करेंगे, हम फील्ड टेस्ट भी लिखेंगे, हमारी वो लैब टेस्ट का भी उसमें आकलन करेंगे, प्लस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का भी उसमें आकलन करेंगे। ठीक है? क्योंकि हम जब किसी चीज़ की विशेषता या किसी के बारे में लिखेंगे तो 3 चीज़ होगी। ठीक है? फर्स्ट क्लास मतलब सारे आदर्श का वो पालन करेगी। ठीक है? सेकंड क्लास मतलब थोड़ी सी मीडियम होगी, कुछ आदेश पालन करेगी, कुछ नहीं करेगी। ठीक है? और हमारी हाँ फर्स्ट क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी प्रॉपर आती है। ठीक है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का हम आज या कल या शाम को, दिन में कभी भी प्रैक्टिकल समझ लेंगे और कर लेंगे। ठीक है? करा तो था ही, मगर वो लिखने को भी आपको चाहिए कुछ डाटा फाइल बनाने के लिए, तो वो भी मैं दे दूंगी, तो वो भी अपन को लिखना है। ठीक है? तो हाँ ये थी हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक। बैरागी, अब आवाज़ आ रही हाँ है? प्रॉपर नेटवर्क में बैठे हो आप? हाँ मैम, अब आ रही है आपकी बात। ठीक है, तो अब आप मेरे को भी ये बताओ कि फील्ड टेस्ट क्या होते हैं हमारी ईंटों के? मैम फील्ड टेस्ट जैसे एक तो लेबोरेटरी टेस्ट होता है, हाँ, और एक फील्ड अपना वो टेस्ट जो होता मतलब रंग परीक्षण करते हैं उसका कलर टेस्ट, है। और एक अपना होता है वो ध्वनि प्रदूषण, सॉरी मैम, ध्वनि टेस्ट। हाँ, तो कैसे करते हैं उसको? और एक और वो ड्रॉपिंग टेस्ट। हाँ, तो कैसे करते हैं? मतलब इस ईंट को मतलब अपन हाथ में लेकर इस मतलब इसको 1 मीटर की ऊंचाई से अगर अपन नीचे इसको फेंके तो ये ईंट टूटनी नहीं चाहिए। हम्म। और रंग कैसा और होना चाहिए? अपना और दो ईंटों को आपस में अगर अगर अपन टकराते हैं अगर इसको, तो उसमें मतलब स्पष्ट ध्वनि होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, सही है। और
एक और वो जो स्ट्रक्चर साइज जो कैसा टेस्ट होना है, चाहिए? इसमें मतलब मैम ईट ठोस होनी चाहिए। हाँ, उसका साइज, आकार, साइज क्या होता है स्टैंडर्ड ब्रिक का? क्या मैम? अपनी ईंट का साइज क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई क्या होता है मैम हमारी वो ईंटों का? 19 to 90 19 इंटू मिलीमीटर। 9 हाँ, मिलीमीटर नहीं, मिलीमीटर। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आएगा मैम। हाँ, तो मिलीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर से भी छोटी ईंट रहती है क्या आपके नाखून बराबर? नहीं मिलीमीटर नहीं मैम, मतलब हाँ नाखून सॉरी, बराबर। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब अपनी स्केल वाला जो सेंटीमीटर रहता हाँ, है ना? सेंटीमीटर में आएगा। सेंटीमीटर में हाँ आएगी वो। हाँ, और मोटार पेस्ट करने के बाद, हैप्पी न्यू ईयर मामा। मोटार पेस्ट करने के बाद वाटर एब्जॉर्प्शन जी मैम, टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में ये होता है कि हम 2 ईंट को लेके उसको 24 घंटे अपन है ना स्टार्टिंग में जब दो सूखे नहीं, ईंट या पूरा फील्ड टेस्ट कर लेते हैं दो, ईंट का। तीन ईंट, तीन ईंट, तीन 3 ईंट का मैम। तो करके मैम उसका पहला वो जो एक्चुअल जो वेट है हाँ उसको तोलते हैं। हाँ ये तो पहला पॉइंट हो गया मेरा। हाँ। अब उसके बाद उसको पानी में डुबो के रखते हैं उन तीनों ईंटों को 24 घंटे के लिए। 24 घंटे बाद फिर उनको ऐसा नहीं वापस होता निकाल है, के ऐसा नहीं होता है। फिर मैम कैसे होता है? अरे तो पहले वेट लिया, फिर उसको ओवन में रखोगे। ओवन में क्यों रखोगे? क्योंकि वो पहले से कुछ ना कुछ वातावरण का हाँ पानी मैम, सोखे हुए रहेगा, हाँ है ना? तो पहले हाँ वेट करा, फिर क्या करा, उसको ओवन में रखा। तो ओवन में रखोगे तो पहले से जो पानी उसमें होगा तो वो क्या होगा, हाँ उड़ जाएगा। सूख फिर जाएगा। उसके बाद उसको पानी में डुबाएंगे। हाँ, कितने कितने दिन के 24 लिए? घंटे के लिए पानी में। हाँ, फिर फिर उसको फिर निकालेंगे, फिर उसका वेट लेंगे। हाँ, तो उसका जो वेट रहेगा, एक सेकेंड, ओवन से निकाला तब भी हमने वेट लिया, वेट लिया है ना? तो वो हमको सूखा वेट आएगा। अब उसके बाद उसको फिर पानी में डुबोएंगे हाँ 24 घंटे के लिए। हाँ, फिर और उसके बाद फिर उसको निकालेंगे। हाँ फिर उसका वेट जो रहता है वो 12% उसका जो ईंट का पहला वेट था हाँ उसके 12% वेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ। तो इससे क्या अरे होता है? 12 नहीं रे, 20। 20 सॉरी मैडम 20। 20% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। हाँ जी मैम। तो फिर निकालोगे फिर क्या मैं कैसे? मतलब वेट अगर एक्सीड नहीं हुआ तो वो ब्रिक अच्छी है, और अगर एक्सीड हो गया 20 से ज्यादा हो गया तो वो ब्रिक खराब है, उसको हम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज नहीं कर सकते। फॉर्मूला तो बना, बताओ कौन से वेट को किस में से घटाओगे? में अपन जो नमीयुक्त ईंट जो होती है हाँ उसमें से माइनस कर देंगे जो अपन ने शुरू में लिया था वेट, और उसमें उसका इंटू कर देंगे, 100 से उसका प्रतिशत निकालेंगे, और उसके अपोन में फिर जो प्रथम ईंट का लिया था भार अपन ने वो उसका भाग चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। फिर अब इसके बाद कौन सा टेस्ट आता है अपना अगला? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। क्या करा था इसमें हमने? मैडम इसमें जो ईंट रहती है उसमें सैंड भर के, उसका जो फ्रॉग रहता है उसमें सैंड या फिर मोर्टार लगा के हाँ उसको पानी में डुबो देंगे। अरे पानी में थोड़ी ना डुबा। हाँ, अगर उसको मोर्टार compressive strength मोर्टार machine में सुनो रखा। मेरी बात, अगर मोर्टार लगाओगे ना तो मोर्टार कैसा रहेगा, सीमेंट का पेस्ट रहेगा, तो उसको पानी हाँ। में डुबाना पड़ेगा, ठीक है? और अगर सैंड भरोगे तो सैंड सूखी रहती है, तो उसको एज हाँ। इट इज रख दोगे, ठीक है? हाँ, तो
वो सैंड लगा के और उसको मशीन में रखेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन में, सीटीएम हाँ। मशीन में। डायरेक्ट रख दोगे कि पहले उसका एरिया निकालोगे? उसका एरिया निकालेंगे मैडम, 19 into 9 हाँ, उसका एरिया निकलेगा सेंटीमीटर। पहले, है ना? 19 हाँ। into 9 क्यों करा सक्षम? मैडम ये वो रहती है स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड साइज रहती है। पर तो मेरे को ये बताओ, पर जो 9 into 9 क्यों नहीं करा? मैडम एरिया का फॉर्मूला आता है लेंथ इनटू ब्रेथ। हाँ, तो अपन ईंट को खड़ी रख भी तो सकते हैं। हाँ, खड़ी भी रख सकते हैं। तो 9 into 9 आएगा वो तो, है ना? नहीं मैडम, नहीं आएगा। क्योंकि जब हम उस पे क्या बोलते हैं भार लगाएंगे, तो उसके पूरी जैसे ईंट लगती है उस शेप में लगाएंगे उसके ऊपर। हाँ, सही बोल रहे हो। क्योंकि अगर हमने इसको खड़ी रख दी तो उसका फ्रॉग वाला एरिया तो खाली रह गया। हाँ, ठीक है। तो वो हमारी कंप्लीट ईंट, देखो, नहीं। बेसिक चीज ये समझो कि जिस तरह से हम ईंटों को दीवार में लगाते हैं उसी हिसाब से हमको उसके ऊपर कितना भार सेक सकती है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है? ईंट को हम कैसे हिसाब में लगाते हैं, वैसे ही लगाते हैं जैसे कि आड़ी ईंटें लगती है जिसके कांटेक्ट में, क्या किसके कांटेक्ट में है? हमारी सीटीएम मशीन के कांटेक्ट में भी जो उसका चौड़ा वाला एरिया होता है वो आता है। तो हमेशा हम एरिया ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं। कांटेक्ट मतलब जो मशीन से चिपका हुआ एरिया रहेगा। तो ईंट का कौन सा एरिया चिपका हुआ रहेगा? मतलब ईंट का जो सिरा किससे चिपकेगा? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन के जो जिससे लोड लगेगा उससे चिपकेगा तभी दबेगा। जब भी तो एरिया कौन सा हमारा चिपक रहा है, कौन सा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है? 19 into 9, है ना? इसीलिए कांटेक्ट में आ रहा है क्योंकि हमको उसी का निकालना है ना? ऐसे ही क्यूब को रखेंगे तो क्यूब का भी वही एरिया कांटेक्ट में आएगा। मतलब हम जब भी कोई सी भी चीज को तोड़ेंगे तो एरिया ऑफ कांटेक्ट इसीलिए बोलते हैं कि जिससे हमारी मशीन के कांटेक्ट में जो एरिया आ रहा है, एरिया। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमारा स्ट्रेस या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस निकालने का या कोई सी भी स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लोड जितना उसने झेला अपॉन में एरिया। ठीक है? तो क्या निकलती है हमारी? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है? तो लोड जितना हमारी सीटीएम मशीन देगी, कब देगी? जब वो टूटेगा। जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उस पर वेट आता जाएगा। ठीक है? तो एक पॉइंट आएगा जब हमारी ईंट में कैसा हो जाएगा, क्रैक आ जाएंगे और वो क्या हो जाएगी, ब्रेकिंग, जैसे ब्रेक होने को आ जाएगी। उस पॉइंट पे मशीन अपनी जगह पे रुक जाती है क्योंकि वो फिर सडन सीधे हमारा जो मीटर गेज, मतलब जो गेज होता है, वो जो भी डायल गेज होता है, तो वो वापस से 0 रीडिंग पे आ जाएगा। ठीक है? घूम जाएगा। जैसे ही उस पर क्रैक पड़ेगा ना, जैसे ही हमारी ईंट और ज़्यादा लोड लेने के काबिल नहीं रहेगी, वैसे ही है ना हमारा डायल गेज क्या होता है, रिवर्स हमारे कांटे को फेंक देता है। एक कांटा वहीं रह जाता है जहाँ पे मैक्सिमम लोड लगता है और एक कांटा रिवर्स आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अब हमको मशीन बंद करके लोड को कैलकुलेट करने की बारी आ गई। अब हमारी ईंट फर्दर लोड नहीं झेलेगी। भले ईंट टूट भी जाती है उसके बाद भी हमारा डायल गेज वापस रिवर्स आ जाता है। ठीक है? आई बात समझ में? कभी कॉलेज जाने को हो तो ईंट उठा लेना बाहर से, और संजय सर कभी रहें कॉलेज में तो उनसे बोल देना कि हमको ईंट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ वाला टेस्ट, मतलब ईंट तोड़ के देख लेना उसमें कि किस हिसाब से डायल गेज आता है, जब ईंट टूटती है तो कैसे टूटती है, ये चीज़ें देख लेना। ठीक है? जब कभी भी जो अगर हॉस्टल में हो या जो भी हो, है ना, तो वैसे देख लेना। अब लोड जो भी आएगा उसको फॉर्मूले में कैसे रखोगे? ऊपर लोड रखोगे, अपॉन में एरिया रखोगे। तो एरिया कैसे निकालोगे? 19 into 9 कर लोगे। क्यों करोगे? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो कौन सी वाली लेंथ और कौन सी वाली ब्रेथ? जो हमारी मशीन के कांटेक्ट में आ रही है। ठीक है? वो हम प्लेस करते हैं कहाँ? लोड के अपॉन में रखते हैं। फिर क्या आती है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है? तो कितना, मतलब किस हिसाब से होना चाहिए हमारा लोड? अलग अलग रीडिंग होती है। फर्स्ट क्लास ब्रिक की अलग होती है, सेकंड क्लास की अलग होती है,
और थर्ड क्लास की अलग होती है। तो कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारी उसकी? टाइप्स ऑफ स्टेयर्स बता दो सब, एक एक करके। सीढ़ियों के प्रकार, बैरागी।
हाँ मैम। सीढ़ियों के प्रकार। मैम एक सीढ़ियों के प्रकार मतलब एक तो मैम स्ट्राइट फ्लाइट होती है, स्ट्रेट। स्ट्रेट फ्लाइट, ओपन वेल, हाँ और एक अपने जियोमेट्रिकल स्टेयर होती है, हाँ और एक ये सर्कुलर स्टेयर, हाँ। सर्कुलर को और एक जियोमेट्रिकल बोलते हैं और एक स्पाइरल स्पाइरल होती है। हाँ, और एक स्पाइरल भूल गए हो स्टेयर। तुम, जो बताएगा सक्षम कि कौन सी भूले हो तुम। मैडम वो आखिरी वाली ज्योमेट्रिकल। नहीं, एक भूल गया है वो। उसने स्ट्रेट बोला है, ओपन वेल बोला है, जियोमेट्रिकल बोला है, स्पाइरल बोल दिया, एक कौन सी भूल गया वो। बाइफरकेटेड आखिरी वाली होती है, हाँ हाँ, बाइफरकेटेड बाइफरकेटेड भूला बंगलोज था। में लगती है। उसके अलावा भी एक भूले हो। नरेंद्र बता देगा वो। डॉग नरेंद्र लेग। बता। हाँ, डॉग लेग है ना, डॉग लेग स्टेयरकेस। हाँ तो हमारी इतने प्रकार की स्टेयरकेस होती है। संजय, यस मैम। ट्रेड किसको बोलते हैं? ट्रेड मैम उनको बोलते हैं जैसे कि अपनी स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ रहती है, हाँ अपन जो पैर रखते हैं हाँ उसको ट्रेड बोलते हैं। हाँ, जिसपे उतरते या चढ़ते वक्त हमारा हाँ। पैर या फुट रखाता है उसे हम ट्रेड बोलते हैं। ठीक है। अब फ्लाइट किसको बोलते हैं सक्षम? हेलो हाँ, फ्लाइट किसको बोलते हैं? मैडम, फ्लाइट वो पार्ट होता है स्टेयरकेस का जो कि एक सेकंड मैडम, जो फ्रंट फेस रहता है स्टेयर का। सब गलत सलत, सब गलत सलत। मैम फ्लाइट मैं बताऊं मैम? हाँ बताओ। मैम जो अपनी स्टेयरकेस रहती है उसके नीचे जो छतनुमा रहता है ना, वो स्ट्रिंग रहता है। स्ट्रिंग रहता है। मैम हाँ। फ्लाइट वही रहती है जैसे कि यहाँ से वहां तक गई सीधे, उसके बाद टर्न ली, जैसे कि यहाँ से वहां तक गई ऊपर, वो ऊपर से फिर टर्न लेके फिर ऊपर दूसरी मंजिल पे गई। हाँ, वो तो मैं उसकी समझ दो गई हूँ फ्लाइट कि हो तुम गई। समझ गए हो, मगर हाँ। इसको हम ऐसे बोलेंगे, 4 से 5 सीढ़ियों का समूह जिसमें बीच में कोई भी रुकावट नहीं हो, टर्न। कोई भी विराम नहीं हो, हाँ। कोई भी टर्न नहीं हो, उसको फ्लाइट कहा जाता है। जैसे जी। कोई लैंडिंग आ गई, लैंडिंग मतलब अपनी चौखंडी या जो खाली स्पेस है जहाँ से हम उसको टर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हमारी एक सीढ़ियों का समूह जो कि फ्लाइट कहलाता है। देखो ये आपने वीडियो कॉल में, ठीक है। हाँ हाँ मैम, फ्लाइट उसी की। फ्लाइट मतलब ये अपने यहाँ से लेकर के लगातार जो पूरी सीढ़ी है यहाँ तक में वो चौखंडी है हमारी। तो कितनी सीढ़ियों का समूह है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9वीं पे क्या आ गई? लैंडिंग आ गई। तो 3 से ज़्यादा सीढ़ी होनी चाहिए और 15 से कम सीढ़ी होनी चाहिए। वो जो सीढ़ियों का समूह होता है वो कहलाता है हमारा फ्लाइट। जैसे ये ग्राउंड फ्लोर से हमको फर्स्ट फ्लोर पहुंचने में, जहाँ से मैं हमेशा तुमको सीढ़ियाँ दिखाती हूँ, यहाँ तक पहुंचने में कितनी फ्लाइट बनी हुई है? ये कितनी हुई? 3 फ्लाइट। एक, ये एक हुई, ये 2 हाँ। हुई, ये तीसरी हुई। हाँ। ठीक है, मतलब जी। पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचने में मेरे को 3 फ्लाइट मिली। तो ऐसे डायग्राम से देख करके समझ में आता है कि पहले हम ऐसे चले, फिर वापस से ऐसी सीढ़ियाँ बनी रहेगी प्लान में, फिर ऐसे चले, फिर यहाँ पे लैंडिंग आई, फिर ऐसे चले। 3 फ्लाइट में कम से कम हमारी 2 लैंडिंग आई। ठीक है। फ्लाइट क्या होता है? सीढ़ियों का समूह जो लगातार चलता है। ट्रेड क्या था हमारा? ये वाला पार्ट जिस पे हम पैर रखते हैं चढ़ते हुए या उतरते हुए, ठीक है, उसको ट्रेड बोलते हैं। ये वाली चीज क्या होती है? ये क्या होती है? नोजल। नोजिंग तो ये Nosing होती है, में। आगे से ये जो ऊपर से घुमाव में होती है वो नोजिंग होती है। ये वाली चीज क्या होती है?
ये ऐसे- राइज हाँ, राइज या राइजर, ठीक है। और ये सबसे पहला Rise वाला होते हैं। क्या होता है? ये पहला वाला जो कॉलम है ये मैम ये हैंडरेल। ये होती है Handrail। हैंड्रेल, तो जिसके ऊपर हमने कपड़े सुखाए हुए हैं, ये होती है हैंड्रेल। और ये कॉलम जो बीच बीच में लगे उसको क्या बोलते हैं? हैंड्रेल कॉलम बोलते हैं। ब्लस्ट्रम, ब्लस्टर, ब्लस्टर या ब्लस्ट्रेड, ठीक है। ये वाला हमारा पहला वाला क्या होता है? नेवल पोस्ट, ठीक है। मैंने सब बताए थे आपको, और फोटो भेज दूंगी तो और लिख लेना, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक वो क्या होती है बीच में चौखंडी जैसी आती है? लैंडिंग की परिभाषा कैसे बताओगे आप? मेरे को ये बताओ, लैंडिंग की परिभाषा कैसे बताओगे? मैम मैम जो दो फ्लाइटों के बीच जो होता है मतलब प्लेटफार्म, हाँ, इसलिए टॉर मत कर तू। हाँ, सही बोल रहे हो। दो फ्लाइट के बीच में जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हमको या तो टर्निंग देनी हो या फिर हमारी दिशा विपरीत चेंज करनी हो, तो हमको एक लैंडिंग देना आवश्यक होता है, ठीक है। सही है, है। ठीक है भैया। फोन भाई सॉरी यार।